फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आज हम बात करेंगे रिचर के एपिसोड 3 की। यहाँ पर एपिसोड 3 के बारे में जानने से पहले एपिसोड 2 के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट एंडिंग में हमने देखा था कॉन्क्लीन के घर पर कुछ दुश्मन जाते हैं जो कि कॉन्क्लीन को मारने की कोशिश करते हैं, बट कॉन्क्लीन उस रात घर पर नहीं होती है, जिससे उसके घर को पूरी तरह तोड़कर चले जाते हैं और उसके लिए एक मैसेज छोड़ कर जाते हैं, सी यू सून। अब एपिसोड 3 की कहानी कॉन्क्लीन से ही हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कॉन्क्लीन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और रिचर को कहती है उनके बाप का क्या जाता है, पैसे तो मेरे लगेंगे, मुझे अपने पैसों से फिर से घर की मरम्मत करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और रिचर उसका फेस देख रहा होता है। वहाँ पर वो ये भी कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ कि मैं उनकी इस धमकी से डर जाऊंगी, अगर मैं यहाँ पर होती तो उन सबको मार डालती। वहाँ पर रिचर ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है और वहीं पर ही कॉन्क्लीन कहती है तुम्हें गन चाहिए ना, मैं तुम्हें गन देती हूँ। वहाँ पर ऊपर की तरफ से लेकर जाती है और वहाँ पर अपनी वो ग्रैंडपा की उसे गन दिखाती है, जिसको देखकर रिचर थोड़ा सा हैरान होता है। ये गन थोड़ी सी ओल्ड होती है बट रिचर के लिए इससे काम बनने वाला होता है। अब रिचर उस गन को ले लेता है और बाहर की तरफ जाता है। वहाँ पर उस गन को टेस्ट करता है, जहाँ पर वो कॉन्क्लीन को कहता है कि मैंने सिर्फ ये टेस्ट किया है, मैं किसी भी गन के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ जब तक उसे मैं टेस्ट ना कर। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वो फिनली के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर फिनली ने उन्हें फोरेंसिक लैब में बुलाया होता है। जैस्पर उन्हें कुछ एविडेंस को दिखाना चाहता है, उसे एक क्लू मिलता है। अब वहाँ पर वो सब लोग जाते हैं, जहाँ पर जैस्पर एक एक करके कॉपी उन्हें देता है, बट वहाँ पर रिचर आएगा उसे नहीं पता होता है। वहाँ पर रिचर को एक्सक्यूज़ कर लेता है और वहाँ पर अब एक जॉबलिंग नाम के बंदे के बारे में पता चलता है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है और एक ज़ेरोकोस्ट कंपनी में वो काम करता है। अब यहाँ पर उनके पास एक और विक्टिम आ जाता है जिसका नाम जोबलिंग है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। जिस रात जोए का कत्ल होता है उस रात वहीं पर उस आदमी का भी कत्ल हुआ होता है। अब ये सारे मर्डर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे अब रिचर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब यहाँ से वो बाहर की तरफ जाते हैं तो उन्हें कॉन्क्लीन के नंबर पर एक डीसी के सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल आती है, जिसे सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। तो वहाँ पर मॉली नाम की औरत कॉल करती है और रिचर के लिए मैसेज छोड़ रही होती है, बट वहाँ पर रिचर ये बात सुन रहा होता है। तो रिचर उससे कहता है मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मॉली को लगता है कि ये जोए है, तो वहाँ पर जोए से वो बात करने लग पड़ती है, बट रिचर से कहता है मैं जोए नहीं हूँ, मैं जोए का भाई हूँ, मेरा नाम रिचर है, तुम मुझसे बात करना चाहती थी। तो वहाँ पर मॉली कहती है रिचर जोए कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि जोए मर चुका है और उसका मर्डर हुआ है। तो वहाँ पर मॉली बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है और वो ऊँची ऊँची रोना शुरू कर देती है, जिस पर रिचर उसे कहता है मैं जानता हूँ ये कोई सवाल करने का वक्त नहीं है, बट मैं अपने भाई के कातलों को ढूंढना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ यहाँ पर सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट में जोए की क्या जॉब थी। तो वहाँ पर वो उसे कहती है एक स्पेशल मिशन पर गया था, मुझे नहीं पता है वो किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, बट उसे किसी चीज़ का पता लगाना था। मार्गरेट में कुछ तो ऐसा हो रहा था जो कि जोए को पता लगाना था, बट मैं ये नहीं जानती हूँ कि वो क्या पता लगाने के लिए वहाँ पर गया था। 2 हफ्तों से मेरी उससे बात नहीं हुई है, जिसकी वजह से मुझे पता चला है कि तुम वहाँ पर गए हुए हो, तो मैंने इनको कॉल की है। वहाँ पर रिचर को एक और वो चीज़ कहती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट भेज सकती हूँ जिन पर तुम्हारा भाई रिसर्च कर रहा था वो मार्गरेव में क्यों गया था, तो वहाँ पर उसकी फाइल्स में पता चल सकता है। वहाँ पर रिचर्ड से कहता है उन सब की मुझे हार्ड कॉपीज चाहिए, तो मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करोगी। जिस पर मॉली उसे कहती है क्या मैं डीसी सर्विस डिपार्टमेंट पे किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तो वहाँ पर वो कहता है हाँ तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हें पता है मेरे भाई का मर्डर हुआ है, तो मतलब यहीं से कोई मिला होगा। तो मॉली उसे कहती है ये डॉक्यूमेंट तुम्हें मैं कब दूँ। तो वो कहता है मैं उस तुमसे ले लूँगा, बस तुम इनकी हार्ड कॉपीज निकाल कर रखो। अब रिचर्ड एक प्लान बनाता है और फिनली को कहता है तुम स्पाईवे के घर पर जाओगे जो कि ऑल्टन के पास है, और मैं इस बंदे का पता लगाऊंगा जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। मैं कंपनी में जाऊंगा और वहां पर जाकर इस बंदे की फाइल लेकर आऊंगा ताकि हमें पता चले आखिरकार ये ट्रक ड्राइवर है कौन और ये किसके लिए काम करता था। यहाँ पर अब रिचर्ड जॉबलिंग की तरफ चला जाता है और फिनली ऑल्टन की तरफ चला जाता है, जिससे पड़ोसी पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं। वहाँ पर फिनली उनको बताना चाहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, पर वहाँ पर वो उसको बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। बट उससे पहले फिनली को एक क्लू मिल जाता है। वहाँ पर उसे स्पाईवे का फ़ोन मिलता है जिसमें क्लाइनर कंपनी में कॉल्स की गई होती हैं, मतलब स्पाईवे का कुछ तो लिंक होता है क्लाइनर के साथ। अब यहाँ पर ये उसको क्लू मिल चुका होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अब ज़ेरो कंपनी के अंदर होता है और वहाँ पर वो एक क्लाइंट बनकर जाता है। यहाँ पर वो मैनेजर से बात कर रहा होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर अब रिचर उसे कहता है कि मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ, मुझे जॉबलिंग के बारे में जानना है जो कि यहाँ पर जॉब करता था, वो एक ट्रक ड्राइवर है, मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए, मुझे और तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पर मैनेजर कहता है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो वहाँ पर रिचर उसके ऊपर गुस्सा करता है और उसे कहता है तुम कॉल मिला कर देखो। तो वो फ़ोन मिलाने लगता है तो रिचर उसे पकड़ लेता है, उसी फ़ोन की तार से उसके गले में लपेट देता है और उसे कहता है कि जल्दी से मुझे जॉबलिंग की फ़ाइल दो। वो मैनेजर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसको जॉबलिंग की फ़ाइल प्रिंट करके दे देता है। अब वहाँ से रिचर चला जाता है और जाते हुए उसे कहता है मेरा नाम पता लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा।
दूंगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फिनली को दिखाया जाता है जिसको ऑल्टन पुलिस ने पकड़ा होता है। अब वहाँ पर ऑल्टन पुलिस उसे छोड़ देती है क्योंकि वहाँ पर कॉल्कनीन आती है उसे छुड़ाने के लिए। अब यहाँ पर ऑल्टन पुलिस उससे माफ़ी भी नहीं मांगती है, उसकी बहुत ही बुरी हालत होती है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर कॉल्कनीन भी उन पुलिस ऑफिसर के ऊपर गुस्सा करती है, बट वहाँ पर उसे फाइनली रोक लेता है और बाइक की तरफ लेकर आता है और उसे कहता है मुझे क्लू मिला है, रिचर्ड कहाँ पर है। तो वहाँ पर कॉल्कनीन उसे कहती है वो हमारा रेस्टोरेंट में वेट कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, कॉल्कनीन और फिनली रिचर्ड के पास जाते हैं। अब रिचर्ड के पास जुबलिंग की फाइल होती है और स्पाईवे का फ़ोन का रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर रिचर्ड को बात करने पर पता चलता है कि जुबलिंग जो है वो क्लाइनर की भी कुछ डिलीवरीज को करता था, मतलब क्लाइनर की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि वो सेंड करता था। और दूसरी तरफ फिनली के पास स्पाईवे का फ़ोन होता है जिसके ऊपर क्लाइनर के ऑफिस के नंबर को उसने डायल किया होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्लाइनर का ही नाम आ रहा होता है। अब वहाँ पर रिचर्ड कहता है मैं क्लाइनर से बात करने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुमने मेरे साथ आना है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो वहाँ पर फिनली उसे कहता है तुम वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलोगे, सब कुछ मैं ही क्लाइनर से पूछूंगा क्योंकि वो यहाँ का सोसाइटी का बहुत ही अच्छा इंसान बनकर बैठा हुआ है। हमें नहीं पता है कि वो क्या काम करता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एनिमल्स के फूड वहाँ पर बेचता है और उसका फूड काफ़ी जगह पर डिलीवर होता है, बस तुम्हें वहाँ पर चुप रहना है। अब वो क्लाइनर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वो क्लाइनर के ऑफिस में पहुँचते हैं जहाँ पर क्लाइनर से वो बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर क्लाइनर से वो बात करते हुए मिस्टर क्लाइनर को ये लगता है कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मतलब स्पाईवी का मेरे ऑफिस पर फ़ोन आना ये कोई इल्ज़ाम की बात तो नहीं है। जिस पर क्लाइनर गुस्सा कर रहा होता है, वो कहता है वो जानबूझकर भी तो कर सकता है, मेरे लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं 4 कंपनियों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उनके ड्राइवर्स भी मेरे साथ काम करते हैं, तो अगर कोई भी यहाँ पर ड्राइवर मेरी आकर डिलीवरी कर देता है तो उसके मैं अच्छे खासे उसे पैसे देता हूँ। तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मेरे कौन कौन से क्लाइंट के पास कौन कौन से ड्राइवर हैं। तो यहाँ पर जुबलिंग के बारे में वो साफ साफ मना कर रहा होता है और दूसरी तरफ फिनली उससे माफ़ी मांग रहा होता है। उसे कहता है कि मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था या आपकी इंसल्ट करना नहीं था, मैं बस जानना चाहता था। तो वहाँ पर क्लाइनर से कहता है मैं जानता हूँ तुम अपना काम कर रहे हो और ये भी अपना काम कर रहा है, ये अपने भाई के कातिलों का पता लगा रहा है और तुम्हारी जॉब है, तुम ये काम करोगे, बट आइंदा के बाद मुझसे ऐसे सवाल मत कर। यहाँ पर अब फिनली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि क्लाइनर उसे बहुत ही बुरा भला कह रहा होता है उसके डैड को लेकर। तो वहाँ पर अब फिनली बोलता है, तो वहाँ पर वो उसे कहता है तुम मेरे बाप नहीं हो, मेरे बाप का नाम हैडविट है और मैं उसका बेटा हूँ, तुम्हें जो मैं कहूँगा तुम वही मुझे बताओगे, अगर तुम्हें किसी बात के बारे में पूछा जाए तो तुम उस सवाल का जवाब दोगे, ना कि यहाँ पर तुम अपना रोब छाड़ोगे। तो वहाँ पर फिनली उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और यहाँ पर रिचर्ड को और फिनली को बाहर निकाल दिया जाता है, जिस पर रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा हंसता है और फिनली को कहता है तुमने अच्छे डायलॉग बोले हैं, मतलब मुझे अच्छा लगा है कि तुमने उसे ये कहा कि वो तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारे बाप का नाम ये है। तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें बहुत सारी कॉमेडी सुनने और देखने को मिल जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर कॉल्कनी उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लोग 3 वेव्स में घूम रहे हो, अब हमारे पास 3 वेव्स हैं, मतलब जुबलिंग, हबल और स्पाईवे। हबल की वाइफ को कुछ भी नहीं पता है और जुबलिंग की वाइफ से हम पूछ सकते हैं और स्पाईवे अभी तक गायब है, स्पाईवे से अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है। तो वहाँ पर अब रिचर्ड कहता है कि मैं स्पाईवे को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ कहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर फिनली उसे कहता है मैं एक औरत से मिलने के लिए जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे हबल से कुछ पता चल सकता है, हाल ही में कुछ ट्रांजेक्शन हुई थी जिनके बारे में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है मेरे पास, उस औरत से हमें कुछ क्लू मिल सकते हैं कि हबल कहाँ पर है। अगर हबल का उससे राब्ता हुआ होगा तो वो ज़रूर हमें बताएगी क्योंकि वो एक बिजनेस वूमैन है, वो काफ़ी टाइम से हबल के साथ मिलकर काम कर रही है, करेंसीज को चेंज करती है, तो वहाँ पर हमें कुछ तो क्लू मिल सकता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें कॉल्कनी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे जूनियर क्लाइनर आकर धमकी देता है और उसे रिचर्ड से दूर रहने के लिए बोलता है। तो वहाँ पर कॉल्कनी गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फिनली को दिखाया जाता है जो कि उस औरत के पास पहुंचता है जिससे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वहाँ पर अपना नाम स्टीवी बताता है और उसे कहता है मैं अकाउंट डिपार्टमेंट से आया हूँ, मैं कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ, आपके अकाउंट के बारे में। क्या वो उसे कहती है कि मैं 1 साल से एक आदमी के साथ काम कर रही हूँ, एक बैंक मैनेजर है जिसका नाम हबल है, मैं उसके साथ 1 साल से काम कर रही हूँ और 2 हफ्तों से मेरा उसके साथ कोई राब्ता भी नहीं हुआ है। तो जब तक मेरा उसके साथ राब्ता नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। तो अगर तुम्हें मुझे कोई अपनी सर्विस देनी है तो अभी कुछ टाइम के बाद आना, जब तक मैं इस आदमी से बात ना कर लूँ।
तो वहाँ पर फिनली को समझ में आ जाता है कि अभी तक हबल का इससे भी रब्ता नहीं हुआ है, मतलब हबल इस दुनिया में नहीं है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक बार में जाता है। वहाँ पर एक आदमी से वो बात करता है जो कि काफ़ी ओल्ड एज है। वहाँ पर वो स्पाइवी के बारे में जानने की कोशिश करता है, वो उसे कुछ पैसों की ऑफ़र भी करता है। वहाँ पर बाहर का बॉक्सर आता है और वो कहता है स्पाइवी मेरा दोस्त है, तुम्हें उसके बारे में जो कुछ भी जानना है तो पहले तुम मुझसे बात कर लो। तो वहाँ पर रिचर्ड को उसके ऊपर गुस्सा आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे ही जानने की कोशिश करूँगा बट अपने स्टाइल में। वहाँ पर रिचर्ड उसे मारता है और वहाँ पर वो उसके बारे में बक देता है कि थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकला है और दूसरी बार में मैं भी चला गया होगा। रिचर्ड उसके पीछे जाता है और बाहर जाकर गाड़ी में बैठता है तो वो देखता है कि गाड़ी में उसका कोई और भी पीछा कर रहा है। तो रिचर्ड गाड़ी से फिर उतरता है और अंदर की तरफ जाता है। वहाँ से वो ग्लव्स को लेता है और बाइक की तरफ आ जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को ड्राइव करता है। अब रिचर्ड के पीछे एक गाड़ी लगी होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं रिचर्ड एक सुनसान जगह पर कूद जाता है और वो दो गाड़ी से आदमी निकलते हैं और रिचर्ड की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर वो रिचर्ड को मारने ही वाले होते हैं तो रिचर्ड गाड़ी से उतर चुका होता है। तो वहाँ पर रिचर्ड उन दोनों को गोली मार देता है और अब गाड़ी की डिग्गी को ओपन करता है तो वहाँ पर उसे स्पाइवी की लाश मिलती है। मतलब यहाँ पर स्पाइवी मर चुका है जिसको रिचर्ड अभी तक ढूंढ रहा था। अब उसको किसने मारा है ये भी अभी तक रिचर्ड को नहीं पता है और जिनको रिचर्ड ने मार दिया वो भाड़े के टट्टू थे जिन्होंने पैसे लेके रिचर्ड को मारने की सवारी दी थी। तो अब यहीं पर इस एपिसोड की भी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, ये थी इस एपिसोड की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। एपिसोड 4 के बारे में आपको मैं बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें।